नमस्कार। आज क्लास 11 का अर्थशास्त्र का 5वां चैप्टर जिसका नाम है मानव पूंजी का निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। मानव पूंजी महत्वपूर्ण होने का कारण है इनमें सभी अभिवृत्तियों का आधुनिकीकरण, उत्पादकता में वृद्धि, भौतिक पूंजी का उत्पादकीय प्रयोग संभव। वर्तमान में कौन से राज्य में साक्षरता दर अधिक है? त्रिपुरा में। मानव पूंजी निर्माण में बाधा है इनमें सभी बढ़ती जनसंख्या, ब्रेन ड्रेन, शिक्षा का निम्न स्तर। मानवीय संसाधनों के विकास के लिए आवश्यकता है शिक्षा। मानव विकास सूचकांक HDI मानदंडों का एक सूचक है। सामाजिक। मानव विकास सूचकांक 2016 में भारत का स्थान था 131वां। मानवीय संसाधन विकास का उपाय है इनमें सभी। मानव विकास है एक साध्य। मानव पूंजी है सामाजिक प्रक्रिया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्थापित किया गया था 1988 में। मानवीय पूंजी निर्माण के स्रोत होते हैं केवल आंतरिक और केवल बाह्य। पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन, बेरोजगारी सामान्यतः पाए जाते हैं अल्प विकसित देश में। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार, प्रशिक्षण सम्मिलित है। मानव पूंजी निर्माण। शिक्षा पर व्यय एक है खालिस्तान। उत्पादन। मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या है जनसंख्या में वृद्धि। मानव पूंजी निर्माण में सम्मिलित है अथवा मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है इनमें सभी प्रशिक्षण पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, शिक्षा पर व्यय। शिक्षा से लोगों की बढ़ती है उत्पादकता, दक्षता, आय तीनों। मानव पूंजी में सम्मिलित है श्रमिक और उद्यमी दोनों। एक सूचक जो किसी देश के मानव विकास को मापता है HDI। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है 74.04। बहुउत्तरीय प्रश्न। किसी देश में मानवीय पूंजी के दो प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य। मानवीय पूंजी के दो प्रमुख स्रोत हैं। किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों के दो सूचक क्या होंगे? किसी देश के शैक्षिक उपलब्धियों के मुख्य सूचना इस प्रकार है: सकल नामांकन अनुपात, साक्षरता दर। भारत में शैक्षिक उपलब्धियों के क्षेत्रीय विषमता क्यों दिखाई दे रही है? शैक्षिक उपलब्धियों में क्षेत्रीय विषमताएं निम्न कारणों से है। आय की असमानताएं। सामान्यतया उच्च आय वाले राज्यों में उच्च साक्षरता दर, भले ही यह आनुपातिक नहीं है। शिक्षा पर राज्य सरकार का व्यय शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है अतः क्षेत्रीय असमानताएं विभिन्न राज्यों पर शिक्षा पर किए गए व्यय के विभिन्न स्तरों के कारण भी आ जाती है। मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के भेद को स्पष्ट करें। अर्थ। मानव पूंजी निर्माण से अर्थ है जैसे हम भौतिक पूंजी में भविष्य में उच्च लाभ, उच्च उत्पादकता, आय के रूप में पाने के लिए करते हैं, वैसे ही मानव पूंजी में निवेश करने से है। मानव विकास से अर्थ मानव के समग्र विकास से है जिसमें उनके अस्तित्व को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक पहलू शामिल है।
शिक्षा और स्वास्थ्य। मानव पूंजी शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम उत्पादकता बढ़ाने का एक साधन मानता है। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के विभिन्न अंग हैं, क्योंकि वे मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। मनुष्य मानव पूंजी मनुष्य का एक का साधन समझती है। साध्य है उत्पादकता में वृद्धि। मानव विकास मनुष्यों को अपने आय में एक साध्य समझता है। व्यापकता मानव पूंजी एक संकीर्ण अवधारणा है, मानव विकास एक व्यापक अवधारणा है। मानव पूंजी की तुलना में मानव विकास किस प्रकार अधिक व्यापक है? मानव पूंजी की तुलना में मानव विकास अधिक व्यापक है, क्योंकि मानव पूंजी केवल मनुष्य जीवन के आर्थिक आयाम से संबंधित है, जबकि मानव विकास बहुआयामी है, जो आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति, राजनीति, आध्यात्मिक पहलू पर विचार करता है। मानव पूंजी उस प्रकार की शिक्षाओं को महत्व देता है जो उत्पादकता को बढ़ाए। मानव विकास शिक्षा और स्वास्थ्य को अच्छी गुणवत्ता वाले जीवन का अभिन्न हिस्सा मानती है। यह मानता है कि स्वास्थ्य शिक्षा को उपयोगी साधन मानते हैं, भले ही वे श्रम की उत्पादकता बढ़ाने में कोई योगदान न करें। मानव पूंजी के निर्माण में किन कारकों का योगदान रहता है? निम्न शर्तों का मानव पूंजी निर्माण में योगदान है: शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, प्रशिक्षण पर व्यय, सूचना पर व्यय, प्रवासन। सरकारी संस्थाएं भारत में किस प्रकार स्कूल अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध कराती है? उत्तर: शिक्षा क्षेत्र। केंद्र और राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा प्रभाग एवं अन्य संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और भारतीय परिषद इस शिक्षा क्षेत्र को विनियमित करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र केंद्र एवं राज्य स्तर पर स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य प्रभाग एवं संगठन जैसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद क्षेत्र को विनियमित करते हैं। शिक्षा को किसी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। क्यों? शिक्षा को किसी राष्ट्र को विकास में महत्वपूर्ण आगत माना जाता है। एक राष्ट्र के विकास में यह एक महत्वपूर्ण आगत की भूमिका निम्नलिखित तरह से निभाता है। यह एक व्यक्ति को अधिक आय अर्जित करने की योग्यता देता है। यह एक व्यक्ति को बेहतर सामाजिक स्थिति और गर्व देता है। यह एक व्यक्ति को जीवन में बेहतर विकल्प चुनने में सक्षम बनाता है। यह समाज में हो रहे परिवर्तनों को समझने का ज्ञान देता है। यह नवाचार को बढ़ावा देता है। शिक्षित श्रम बल की उपलब्धता नई तकनीक अपनाने में सहायक होती है। पूंजी निर्माण के निम्नलिखित स्रोतों पर चर्चा करें। स्वास्थ्य आधारित संरचना, प्रवसन पर व्यय। स्वास्थ्य आधारित संरचना निम्न प्रकारों से मानव पूंजी निर्माण में योगदान देता है। एक बेहतर स्वास्थ्य आधारित संरचना श्रम की उत्पादकता बढ़ाता है। इससे उनकी दक्षता, नियमितता बढ़ जाती है और अनुपस्थिति कम हो जाती है। यह जीवन की समग्र गुणवत्ता सुधारता है। यह अर्थव्यवस्था पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात को कम करता है। प्रवसन पर व्यय निम्नलिखित प्रकार से मानव पूंजी निर्माण में योगदान देता है। प्रवसन में परिवहन की लागत, प्रवासित स्थान पर उच्च निर्वाह लागत और एक अनजान क्षेत्र में रहने की मनोवैज्ञानिक लागत शामिल है। इसका लाभ उच्च आय के रूप में मिलता है। यदि लाभ लागत से अधिक होता है तो व्यक्ति पलायन करने का निर्णय लेता है। अब इस तरह से इससे व्यक्ति की समग्र उपयोगिता बढ़ जाती है। मानव संसाधन के प्रभावी प्रयोग के लिए स्वास्थ्य शिक्षा पर व्यय संबंधी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता को निरूपण करें। जब लोगों को स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सही जानकारी होती है तो वे अधिक प्रभावी ढंग से मानव संसाधनों का
उपयोग कर सकते हैं। एक बार उन्हें इन क्षेत्रों में निवेश करने से जीवन भर प्राप्त होने वाले लाभों का एहसास हो जाए तो वे इनकी अवहेलना नहीं करेंगे। उससे उनकी उत्पादकता, दक्षता, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और इसे तरह यह मानव पूंजी निर्माण में योगदान देगा। 5वां प्रश्न, मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार सहायक होता है? आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पादन में वृद्धि से है। निश्चित रूप से एक शिक्षित व्यक्ति के एक अनपढ़ व्यक्ति की तुलना में वास्तविक उत्पादन में अधिक योगदान दे सकता है। इसी प्रकार एक स्वस्थ कार्यकर्ता का योगदान एक बीमार कार्यकर्ता से अधिक होगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित अन्य कई कारक जैसे कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, प्रवसन एवं श्रम बाजार की सूचना एक व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ा देता है। अतः मानव पूंजी निर्माण की अधिक दर अधिक आर्थिक समृद्धि में योगदान देती है। आर्थिक समृद्धि दर में वृद्धि से धन उपलब्धता के कारण मानव पूंजी निर्माण बढ़ जाती है। अतः इसमें मुर्गी अंडा संबंध। विश्व भर में औसत शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ साथ विषमताओं में कमी की प्रवृत्ति पाई गई है। टिप्पणी करें। विश्व भर में औसत शैक्षिक स्तर में सुधार के साथ विषमताओं में कमी आई है, क्योंकि शिक्षा में विस्तार के साथ लोग इंटरनेट के संपर्क में आते हैं। सूचना अधिक सुलभ हो जाती है। वे उन स्थानों पर पलायन करते हैं जहाँ कौशल का अत्यधिक भुगतान किया जाता है। श्रम में यह गतिशीलता मजदूरी दरों को समान स्तर पर ले जाता है। यह दुनिया भर में असमानता को कम करता है। किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करें। शिक्षा निम्न तरीकों में से एक देश में विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे उत्पादन बढ़ता है। शिक्षित और कुशल कर्मियों की उत्पादकता निरक्षर और कुशल कर्मियों से ज़्यादा होती है। यह राष्ट्र की उत्पादकता में वृद्धि करता है, कुशलता और उत्पादकता बढ़ाता है। शिक्षा में निवेश में वृद्धि से कर्मियों की कुशलता और उत्पादकता बढ़ती है। समाज में सकारात्मक प्रभाव लाने में सहायक शिक्षा लोगों के दृष्टिकोण में धर्म, जाति, लिंग, अन्य सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस तरह आर्थिक सामाजिक समस्याएं कम होती हैं। जीवन की गुणवत्ता में सुधार। शिक्षा जीवन को और अधिक गुणवत्ता बनाती है। एक निरक्षर व्यक्ति के जीवन की तुलना एक शिक्षित व्यक्ति, भले वह आर्थिक गतिविधि में संलग्न न हो से करे। एक शिक्षित व्यक्ति को एक निरंतर व्यक्ति की तुलना में कई लाभ और जो उनके जीवन को अधिक गुणात्मक बनाते हैं। प्रौद्योगिकी अभिनव शिक्षा बाजार में नवीनतम तकनीकों एवं नवाचारों को लाने में मदद करता है। किसी व्यक्ति के लिए कार्य के दौरान प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? प्रौद्योगिकी परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, यह कभी नहीं रुकती। अतः अपनी श्रम शक्ति को अद्यतन करने के लिए हम उन्हें कार्य के दौरान प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। मान लो एक व्यक्ति 1982 ईस्वी में MBBS की डिग्री ली। उस समय डेंगू नामक कोई बीमारी नहीं थी। हम एक डॉक्टर को MBBS पुनः करने को तो नहीं कह सकते। अतः सेमिनार एक कार्यशालाओं का आयोजन कर सकते हैं जिनमें उन्हें डेंगू के कारण और उसके उपचार के बारे में बताया जाएगा। इस तरह 1990 के दशक में अपनी BEd की डिग्री लेने वाली शिक्षिका को समग्र ब्लॉग बनाने का तथा अध्यापिका के रूप में इसे प्रयोग करने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया होगा। अतः हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह BEd पुनः करे। ऐसे में कार्यस्थल पर प्रशिक्षण अपनी भूमिका निभाता है। अतः यह मानव पूंजी निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक है। मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के बीच संबंध स्पष्ट करें।
उत्तर, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में एक वित्तीय या कारक प्रभाव संबंध है। मानव पूंजी निर्माण की एक उच्च दर, आर्थिक विकास की उच्च दर तथा आर्थिक विकास की उच्च दर मानव पूंजी निर्माण की उच्च दर को बढ़ावा देती है, क्योंकि मानव पूंजी में निवेश करने के लिए अधिक साधन उपलब्ध होते हैं। हालांकि यह अनुभवजन्य साक्ष्य से सिद्ध नहीं हो पाता, परंतु सामान्य ज्ञान तथा तर्क इस संबंध में मंजूरी देता है। यह निम्नलिखित चित्र द्वारा दिखाया गया है। आर्थिक समृद्धि की उच्च दर है, मानव पूंजी निर्माण के अधिक धन, मानव पूंजी निवेश, सुविकसित मानव पूंजी, फिर उत्पादकता, उत्पादन एवं कुशलता में वृद्धि। भारत में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित की आवश्यकता पर चर्चा करें। भारत में महिला की शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है, क्योंकि इससे स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है, इससे उनका सामाजिक अस्तित्व सुधरता है, यह प्रजनन दर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, इससे जन्म दर कम हो जाती है, इससे स्त्रियां एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सरकार के विविध प्रकार के हस्तक्षेपों के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर, सरकार के लिए निम्नलिखित कारणों से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करना जरूरी है। शिक्षा एवं सेवाएं मानव अस्तित्व के लिए आधारभूत सेवाएं हैं। इन सेवाओं को निजी क्षेत्र के हाथ में जो पूर्णतः लाभ केंद्रित है, सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त नहीं छोड़ा जा सकता है। शिक्षा का प्रभाव जीवन पर्यंत का एवं अपरिवर्तनीय है, क्योंकि कोई सरकारी हस्तक्षेप न होने की स्थिति में यह अर्थव्यवस्था की मानव पूंजी पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए इस क्षेत्र में व्यय आवश्यक है, जिसके लिए सरकार को अवश्य हस्तक्षेप करना पड़ेगा। भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्या क्या है? भारत में मानव पूंजी के निर्माण की मुख्य समस्या निम्न इस प्रकार है। सभी को शिक्षा अभी भी एक सपना। हालांकि भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी युवाओं तक यह साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार केरल 79.7%, इसे 100% होना चाहिए था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केरल एकमात्र राज्य है। लिंग असमानता, पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर है। स्वास्थ्य स्थिति भी लिंग असमानता को इंगित करती है। महिला शिक्षा उसके आर्थिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए जो जरूरी है। इससे प्रजनन दर कम होगी एवं महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। उच्च शिक्षा लेने वाले की कमी, भारतीय शिक्षा प्रणाली एक पिरामिड जैसी संरचना को इंगित करता है, जिससे कम लोग उच्च शिक्षा की ओर जाते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षित लोग में बेरोजगारी दर अधिक है। अतः हमें उच्च शिक्षा के लिए आवंटनों को बढ़ाने एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों में मानकों में सुधार की आवश्यकता है, ताकि पारित विद्यार्थियों के पास रोजगार कौशल हो। क्वेश्चन, क्या आपके विचार में सरकार को शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में के लिए जाने वाले शुल्क की संरचना निर्धारित करनी चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? हाँ, मेरे विचार में सरकार को शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में लिए जाने वाले शुल्क की संरचना निम्न कारणों से निर्धारित करनी चाहिए। इससे इस क्षेत्र में समरूपता आएगी।
इससे इन संस्थाओं की जवाबदेही में वृद्धि होगी। इससे समाज के कमज़ोर वर्ग को मदद मिलेगी। इससे ये सेवाएं सभी को उचित कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सकेगी। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ।